हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। हमने अलंकार के यहाँ दो भेद आपको बताए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी तीन भेद आपको बताए थे, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। इसको हम पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और आगे हम अर्थालंकार पढ़ रहे थे। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार, जब शब्दों के माध्यम से आप किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो वो आपके शब्दालंकार कहलाते हैं। जैसे इसके भी यहाँ पर तीन भेद हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार पहला, दूसरा आपका यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति ध्यान देंगे, वर्ण की जहां आवृत्ति होती है वहां आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में, तो यहाँ चौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। आप ये मत देखें कि चौ के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, उसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ वर्ण देखना है। तो चारु में भी चौ है, चंद्र में भी चौ है, चंचल में भी चौ है। ये सभी शब्दों में चौ की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार चौ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तो मो वर्ण की यहाँ आप देख पा रहे हैं, मो वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, कल कानन कुंडल मूर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। तो क वर्ण की यहाँ पर आपकी आवृत्ति हो रही है। कालंदी कूल कदम्ब की डरनी, क वर्ण की यहाँ पर भी आवृत्ति है। और साथ में कायर कूर कपूत कुचली जो ही, यहाँ पर भी क वर्ण की आवृत्ति है। तो जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे आप अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्द जो है की आवृत्ति होती है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो हर बार अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा काले बादलों के लिए, मेघमाला के लिए क्या किया गया है, प्रथम बार घटा शब्द दो बार आया है इसमें, और दूसरी बार ये घटा शब्द जो है कम होने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। दो शब्द की आवृत्ति हुई है यमक और अनुप्रास में, ये आप ध्यान दें। अनुप्रास अलंकार में आपका वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक में आपके जो आपका शब्द है, शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो घटा शब्द दो बार आया है और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ है मेघ से, यानी कि बादलों से, काले काले बादलों के लिए है, और यहाँ पर घटा यानी कि कम होने के लिए है। तो दोनों ही बार इसका जो अर्थ है वो अलग बार है। एक यहाँ पर दूसरा उदाहरण बताया था, कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिका या खाई बोरात नर या पा बोराय। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है। एक बार कनक का जो अर्थ है वो धतूरा है और दूसरी बार सोना है। तो दोनों ही बार दोनों इसका जो अर्थ है वो अलग अलग आया है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। आगे कहा है, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो मन का शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ जो है अलग है। मैंने आपको बताया था क्या इसका अर्थ आया है। तो यहाँ पर पहली बार मन का जो आशय है वो मोती से है, मोती की जो माला है उससे है, और दूसरी बार मन की भावनाओं से है। तो यहाँ पर दो बार शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन हर बार अलग अलग इसका अर्थ है। तो ये इस प्रकार से आपका क्या है, ये आपका यमक अलंकार है। अब श्लेष अलंकार इन दोनों से अलग है। एक प्रकार से इन दोनों में जो है समानता भी है, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास में होती है और शब्द की आवृत्ति यमक अलंकार में होती है। अब श्लेष अलंकार क्या कहता है कि यहाँ पर ये दोनों ही अलंकार से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, और पानी बिना ना उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर पानी का जो है अलग अलग अर्थ यहाँ पर आया है। ठीक है, दूसरा यहाँ उदाहरण देखिए, जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। तो रविन्द्रनाथ यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दीपक की और कपूत की जो गति है वो एक जैसी होती है। जब पुत्र जो है किसी कुल में जन्म लेता है तो उस समय खुशियां मनाई जाती है, जो है सभी जगह उजियारा, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे कुल का जो है, कुल में उजाला हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे जब वही कुपुत्र अपने कर्मों को जो है करता है तो फिर वो जो है पूरे परिवार को जो है क्या कर देता है, अंधेरे में जो है पूरा परिवार आ जाता है। इसी प्रकार से जब आप दीपक जलाते हैं तो उजाला फैलता है, लेकिन जब वो दीपक बुझ जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द क्या आया है, बड़े अंधेरो होई।
दोनों एक ही जैसे बताए हैं, बढ़ो अंधेरो। अब बढ़ो अंधेरो दीपक के लिए तो बुझने के लिए है, लेकिन पुत्र के लिए, जो कुपुत्र है, उसके बढ़ने के लिए है। तो दो अलग अलग अर्थ आए हैं यहाँ पर, बढ़े अंधेरो होए, तो दो अलग अलग अर्थ आए हैं, यानी कि यहाँ पर एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। कुपुत्र के लिए अलग है, कुपुत्र यानी कि जब वो बड़ा होता है, और दीपक जो है जब बुझ जाता है, तो दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग अर्थ है। ठीक है, तो ये आपका श्लेष अलंकार है। जय करत विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हरि के दो अर्थ हैं, बंदर, और भगवान विष्णु के लिए भी हरि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हरि नाम से भगवान विष्णु को जो है पुकारा जाता है। दूसरा, बंदर को भी हरि कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक ही शब्द का दो अर्थ आया है, हरि शब्द के दो यहाँ पर अर्थ आए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। अब हमने यहाँ अर्थालंकार, देखो शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा किसी काव्य की आप शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है, जब किसी वाक्य का सौंदर्य या शोभा उसके अर्थ के आधार पर होता है, तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। इसके भी 5 भेद हैं, ये आपने लिखा था, और पहला हम शायद प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला भेद देखिए इसका, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार है। तो उपमा अलंकार क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप से, और पा का अर्थ है तोलना या देखना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। इसके 2 भेद मैंने बताए थे आपको, मैं पहले 2 भेद बताऊं, फिर आप इसके उदाहरण को पढ़ें। उपमा के 2 भेद हैं, एक इसमें उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। तो हम जब समानता करते हैं, तो आपके पास 2 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, आपके पास 2 चीजें होंगी, 2 वस्तुएं होंगी। तो देखिए, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से की जाती है, उसे उपमेय की कहा जाता है। जैसे हमने कहा, तुम्हारा मुख तो चांद की तरह सुंदर है। ठीक है, या किसी का भी नाम आप ले सकते हैं कि रश्मि का मुंह जो है चांद की तरह सुंदर है। तो रश्मि यहाँ पर आपकी उपमेय है, और जिससे हम समानता करते हैं चांद से, तो चांद आपका उपमान हो गया है। तो यहाँ आप देखें कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखाई जाए, तो वह उपमेय होता है। जैसे कर कमल, अब उदाहरण क्या लिखा है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, कर कैसा है, कमल की तरह कोमल है। ठीक है, इस उदाहरण में कर यहाँ पर क्या है, उपमेय है, क्योंकि कर की हम समानता कर रहे हैं किसके साथ, कमल के साथ, और कमल यहाँ पर क्या होगा, उपमान होगा। तो 2 चीजें यहाँ पर उपमा अलंकार में, आप इसके 2 अंग हैं, उपमेय और उपमान। ठीक है, क्योंकि जब आपको काव्य दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा जाता है कई बार कि आप इसमें उपमा और उपमेय क्या है। ठीक है, तो अब इसके उदाहरणों पर हम आते हैं। जैसा कि एक तो हम पढ़ चुके हैं कि कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पैरों को जो है कमल के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, ऊपर दिए गए मन को पीपल के पत्ते के समान जो है हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में आपका मन जो है उपमेय है, और पीपर पात आपका उपमेय है, क्योंकि पीपर के पात से हम मन की जो है समानता कर रहे हैं। ठीक है, तो मन डोला, डोला यहाँ पर साधारण धर्म है, यानी कि दोनों के लिए एक ही चीज कहा गया है, और सरित अर्थात के समान है, तो यहाँ पर आपका क्या है, उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो देखिए मुख को जो है चेहरे की तुलना चांद से की गई है, तो इस वाक्य में मुख उपमेय हो गया है, और चंद्रमा आपका क्या हो गया है, उपमान हो गया है। सुंदर तो यहाँ पर साधारण धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका उपमेय अलंकार है, उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, तो नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा था, तो हृदय की नील गगन से तुलना की गई है, तो हृदय आपका उपमेय और नील गगन आपका उपमान हो जाएगा। ये है आपका उपमा अलंकार, इसको आप लिखिए, और उसके 2 भेद, 2 अंग आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही आपको कई बार पूछे भी जाते हैं, उपमेय और उपमान क्या है इसमें, इसे लिखें आप। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे आप, रूपक अलंकार। हेडिंग डालिए, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है आपका अर्थालंकार का दूसरा भेद। पहला आपका क्या था, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हमने पढ़ा। अब देखिए दूसरा आप हेडिंग डालेंगे, रूपक अलंकार। अब देखिए, आपने उपमा और उपमेय तो आप जान चुके हैं क्या है। ठीक है, तो जब उपमान और उपमेय की अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, तब वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं,
तो देखिए यहाँ पे लिखिए इसे कि जब उपमा और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वहां पर आपका रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे आपका मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चलिए लिखें इसे। साथ में आप उदाहरण भी लिखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा और खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया। अतएव यहाँ रूपक अलंकार यानी कि चांद को खिलौनों का रूप दिया गया है। चांद को ही, चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही यहाँ खिलौना बोल दिया गया है। अर्थात चांद को खिलौने का रूप दिया गया है, जैसा कि उसका जो नाम है रूपक अलंकार, रूप देना। ठीक है, आगे इसको लिखेंगे और एक दो उदाहरण जब आप करेंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा डाउट। तो चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान ना दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया। अब यहाँ समानता नहीं दिखाई गई है। इससे पहले उपमा में हमने समानता दिखाई कि चरण जो है कमल के समान जो है कोमल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी समानता नहीं दिखाई गई है, बल्कि चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, चरणों को ही कमल का रूप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर चरणों को ही कमल का रूप दिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। आगे देखिए, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसे भी लिखें। उदाहरण सारे लिखेंगे आप। दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है, यानी उसी का रूप दिया गया है। उपमेय यहाँ चंद्रिका है और उपमान आपका चादर है। तो आप देख सकते हैं कि उपमान और उपमेय की अभिन्नता दर्शाई जा रही है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, मीराबाई का एक दोहा यहाँ लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आप देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, यानी कि राम रतन ही धन है, राम रतन को ही धन का रूप दिया गया है। तो राम रतन उपमेय है और धन आपका उपमान का आरोप है कि राम जो रतन है वो जो है क्या है, वो आपका क्या है, धन है। ठीक है, एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय की अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तो वहां पर रूपक अलंकार है। तो देखो, रूप दिया गया है राम रतन को, राम जो रतन है उसे ही धन कहा गया है कि राम रूपी जो रत्न है वो जो है धन है, का रूप यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या है, रूपक अलंकार है। चलिए इसे जल्दी से नोट करें। इस प्रकार से आपका रूपक अलंकार भी कंप्लीट हुआ। तो दो अलंकार आप पढ़ चुके हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। शब्द अलंकार के 5 भेद आपने पढ़े, जिसमें से आपका रूपक और उपमा अलंकार आप पढ़ चुके हैं। इसको आप जल्दी से नोट करें, तीनों ही उदाहरण इसके लिखेंगे। ठीक है, पहला आपका है, चलिए 4 उदाहरण हम लिख चुके हैं यहाँ पर। पहला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर आप जल्दी से इसका अर्थ भी लिखें कि यहाँ चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतः यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। चलिए लिखें इसे। दूसरा उदाहरण आप लिखेंगे, चरण कमल बंधु हरिराई। तो ये दूसरा उदाहरण लिखें। तीसरा लिखें, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। और इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
इस प्रकार से आपका रूपक अलंकार भी यहाँ पर हो गया है। जल्दी से इसे नोट करें। उदाहरण आप सभी लिखेंगे और साथ में यहाँ उपमा और उपमेय भी लिखिएगा कि इस उदाहरण में, इस काव्य खंड में कौन सा उपमा है और कौन सा उपमान है। चलिए, अब नेक्स्ट है, आप हेडिंग डालें उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा है शब्दालंकार का भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, देखिए इन शब्दों को देखिए, मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, ईव आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे कि मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ संभावना का वर्णन होता है उपमेय में उपमान का। मुख मानो चंद्रमा है और शब्द कुछ दिए गए हैं यहाँ पंक्ति में, मानो, मनु, जनु, मेरे, जानते, इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं तो वहां पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए, तो इसे लिखें आप कि जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जल्दी से इसे नोट करें। जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहां आप कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यदि पंक्ति में, यानी कि जो भी आपके पास काव्य है उस पंक्ति में आपको मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, ईव आदि आता है, वहां पर आप क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है। चलिए, अब उदाहरण क्या लिखा है, मुख मानो चंद्रमा है। अब क्या कहा गया है, उदाहरण लिखें, मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा, दिए गए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। मानो शब्द यहाँ पर संभावना को दर्शा रहा है। ठीक है, कि हो सकता है ना, तो ये संभावना, मानो शब्द संभावना को दर्शा रहा है, तो उक्त वाक्य में मानो भी जो है प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला साथ तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक है, तो ज्यों शब्द यहाँ पर देखो, ज्यों क्या कर रहा है, जैसा शब्द, ज्यों का मतलब जैसे। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं, कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कह रहा है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। तो यहाँ पर संभावना की गई है, ले तो वो जा रहा है धतूरा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भिक्षु सोना लेकर जा रहा हो। ठीक है, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि ले चला साथ में तुझे कनक, कनक धतूरे को कहा गया है, लेकिन जो भिक्षुक, जैसे कि जो भिखारी है वो स्वर्ण लेकर भागता है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर स्वर्ण को, कनक धतूरे को स्वर्ण की जो है होने की संभावना दर्शाई गई है कि जो धतूरा है वो स्वर्ण हो सकता है, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो स्वर्ण हो, भिक्षु ऐसे ले गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, और इसमें जो है ज्यों शब्द का भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसे जल्दी लिखें, यहाँ पर आपका जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, इस्तेमाल की जगह प्रयोग लिख सकते हैं, जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो लिखें, मुख मानो चंद्रमा है, और इसका आप नीचे लिखेंगे कि यहाँ चंद्रमा को, मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। दूसरे में यहाँ पर ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो कनक शब्द यहाँ धतूरे के लिए कहा गया है। तो कनक का मतलब, कनक धतूरे से है और कनक को
स्वर्ण कहा गया है। समानता उसकी जो है संभावना यहाँ पर बताई गई है कि जैसे भिक्षु यानी कि जो भिखारी है वो स्वर्ण को लेकर भागता है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। तो संभावना यहाँ पर भी दर्शाई गई है। और साथ में यहाँ पर ज्यों शब्द भी प्रयोग हुआ है, तो जैसा का मतलब संभावना से है, ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। चलिए इसे भी लिखें। तो ये है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। कुछ और यहाँ उदाहरण दे रखे हैं। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वही मानो, अब देखो हमने कुछ शब्द आपको लिखाए थे, तो मानो शब्द देख करके आप बिना अर्थ लगाए इसको बता सकते हैं कि इसमें आपका क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्योंकि आपको कुछ शब्द हमने बताए हैं, इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो बिना अर्थ लगाए आप इसको सीधे उत्प्रेक्ष अलंकार बता सकते हैं। और फिर आप इसको देखिए, अर्थ में क्या लिखा है कि सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। संभावना हो सकती है, कल्पना हो सकती है। तो यहाँ सिर उपमेय है और लाल रंग का जो घड़ा है वो उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना की जा रही है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, आगे है नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है। तो सीधे अगर शब्दों को देखकर मानो शब्द आया है तो सीधे सीधे आप क्या कह सकते हैं कि इसमें आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। लेकिन अर्थ की बात करें तो नेत्र उपमेय हो गया है, कमल आपका उपमान होने की यहाँ पर कल्पना की जा रही है। मानो शब्द जो है का यहाँ पर कल्पना करने के लिए किया गया है। तो आप जानते हैं, अतएव यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो इस प्रकार से आप इन दो उदाहरणों को भी लिखें और ये आपका उत्प्रेक्ष अलंकार भी यहाँ पर कंप्लीट है। चलिए, तो ये आपका उत्प्रेक्ष अलंकार था। अब नेक्स्ट लिखें अतिशयोक्ति अलंकार। आप काव्य खंड में कई बार आपको काव्य खंड जब आप पढ़ते हैं तो आपको लिखा रहता है कि निम्न पद्य में आपका अतिशयोक्ति अलंकार किस पंक्ति में है या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप काव्य खंड के जो कुछ प्रश्न हैं उनको कर पाएंगे और कह पाएंगे। और जब आप उसका भावार्थ लिखते हैं तो वहां पर आप उसको और डिटेल में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो आपके पास काव्य खंड है इसमें ये अलंकार है और इस अलंकार से इसको यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, जब आप किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति, देखिए इसका जो नाम है अतिशयोक्ति अलंकार, आप उसमें बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहें तब वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। कई बार हम कहते हैं ना बढ़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं, और कुछ लोगों की तो आदत ही होती है बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि कुछ लोग अक्सर बातें ही अतिशयोक्ति अलंकार में ही करते हैं। और काव्य खंड में भी ऐसा होता है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। काव्य खंड देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो चेतक महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ता था, उसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ उन्हीं लाइनों को, उन्हीं पंक्तियों को लिखा गया है। इसमें क्या है, चेतक की शक्तियों और उसकी जो स्फूर्ति है, यानी कि वो इतना तेज था, का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा जो है आपका उस पार चला गया था। अतएव यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे एक और देखिए काव्य खंड कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों की प्राण। तो इस पंक्ति में देखिए, धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। दोनों पंक्तियों को आप लिखेंगे किसमें, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए इस पंक्ति में क्या लिखा है, इसका पहले आप परिभाषा लिखें अतिशयोक्ति अलंकार की, कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे चेतक घोड़े की यहाँ पर बात की गई है कि आगे नदियां पड़ी अपार,
घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार। यानी कि जब तक महाराणा प्रताप इधर इस पार जो है, नदी के इस पार जो है सोच रहे थे, तब तक चेतक जो है उधर जा चुका था। तो ना आगे नदियां पड़ी अपार, आगे बहुत सारी नदियां थी, घोड़ा कैसे उतरे पार, ये राणा जी इधर नदी के इस ओर जो है सोच रहे थे, और सोचते सोचते तब तक देखा चेतक जो है उस पार चला गया था। ठीक है, तो उसकी जो है शक्तियों और स्फूर्ति का, उसकी जो वो तीव्र गति से भागता था, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, अक्सर हम भी ये बात करते हैं, किसी की तारीफ जब करते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ठीक है, और तो देखिए, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब देखिए, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, जब धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, धरा सिंधु नभ कांपे, धरा सिंधु यानी पृथ्वी और नभ आकाश जो है सहसा एकदम से कांपे, और विकल हुए जीवों के प्राण। क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ धनुष पे बाण लगाने से ही हमारी पृथ्वी और आकाश जो है क्या हिलने लग जाए? क्या? धरा सिंधु कांपे सहसा, हमारी पृथ्वी और नभ आकाश जो है दोनों ही इस प्रकार से कांपे, और जीवों के प्राण जो है क्या हो गए? उनके प्राण विकल हो गए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में अर्जुन के धनुष की बात की गई है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती और आसमान एवं नदियां सभी कांपने लगी हैं, और सभी जीवों के प्राण जो है निकलने को हो गए हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन इस में जो है इस पंक्ति में यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप लिखें। तो यह बात बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, और क्योंकि बिना जो है बाण लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी के प्राण चले जाए। ठीक है, तो इस तथ्य का जो है लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसे आप लिखें, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ अर्जुन के धनुष और राणा जी के घोड़े चेतक की यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर जो है तारीफ की गई है। ठीक है, इसके साथ ही अंतिम जो आपका अलंकार है वो है आपका मानवीकरण अलंकार। शब्दालंकार का अंतिम भेद मानवीकरण अलंकार, इसको भी लिखें। अब मानवीकरण, जब प्राकृतिक चीजों में आप मानवीय भावनाओं के होने की संभावना या वर्णन करते हैं, तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार किया जाता है। पद्य खंड में पद्य में आप कई बार काव्य खंड में भी देखते हैं कि मानवीकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब इस पंक्ति में देखिए, फूलों को आपने हंसते हुए देखा है, लेकिन फूलों के खिलने के लिए क्या कहा गया है? फूल हंसे और कलियां जो है मुस्कुराई। तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अब हंसना और मुस्काना जो है मानव का काम है, मनुष्य का काम है। मनुष्य हंसता है और मुस्कुराता है, इसलिए फूलों और कलियों का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। तो ये जो है मानवीकरण अलंकार है और उसी का उदाहरण है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है, और मनुष्य जो कि मनुष्य करते हैं, अतः यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब संध्या यानी शाम के समय को क्या कहा गया है? परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना जो है एक सुंदर परी से की गई है, एक निर्जीव की सजीव से। यह असलियत में संभव नहीं है कि जो संध्या है, संध्या का जो समय है, उसको जो है एक परी के रूप में कहा गया है कि जैसे धीरे धीरे आसमान में अब शाम के समय जो है क्या होती है? अंधेरा होता है, तो धीरे धीरे होता है। तो उसी को यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो शाम का समय है वो कैसे
संध्या सुंदरी परी सी जो है धीरे धीरे जो है वो उतर रही हो, लेकिन असलियत में वास्तविक में जो है ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार है। उषा सुन हरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुन हरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में उषा यानी भोर को यहाँ पर कहा गया है, सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ भी निर्जीव से मानवीकरण भावनाओं का होना दिख रहा है। हम जानते हैं कि नायिका एक मनुष्य होती है, ठीक है, ना कि एक निर्जीव, अतः यह संभव नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन निर्जीव चीजों से किया जाता है तब यहाँ पर आपका जो है क्या है, मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए इसको भी आप लिखें, मानवीकरण अलंकार को लिखें। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं की तुलना सजीव वस्तु से करते हैं, तो वहां पर आपका मानवीकरण जो है अलंकार होता है। इस प्रकार से आपने शब्दालंकार के कितने भेद पढ़ लिए हैं। पहला आपने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार आप पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।